बिहार एआईएसएफ की पूरी टीम को धन्यवाद कि उन्होंने आज मुझे अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित किया और ये अवसर प्रदान किया है। मैं बिहार के सभी साथियों को अपना क्रांतिकारी अभिवादन के साथ जो दर्शक हैं उन सबको क्रांतिकारी अभिवादन, जय भीम और लाल सलाम प्रस्तुत करता हूं। आज मुझे लोकतंत्र और न्यायपालिका विषय पर अपनी बात रखने के लिए कहा गया है। साथियों, लोकतंत्र और न्यायपालिका ये शब्द देखने में अलग अलग लगते हैं और वास्तव में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि लोकतंत्र आपका कुशल है, अच्छा है, बेहतर है, तो निश्चित ही उसका असर न्यायपालिका पर पड़ेगा और न्यायपालिका का काम होता है लोकतंत्र के बचाव के लिए कार्रवाई करना। परंतु मैं अपनी बात को शुरू करूं लोकतंत्र की आवश्यकता कैसे पड़ी, लोकतंत्र का उद्भव कैसे हुआ और लोकतंत्र कैसे जाना जाने लगा। मानव के विकास के साथ उसके नियंत्रण और काम करने के ढंग बदलते गए। आदि मानव से लेकर आज मानव तक की स्थिति आई, उसमें राजतंत्र आया, कबीलाई संस्कृति आई और फिर उसके साथ बाद में लंबे संघर्षों के बाद, शिक्षा के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोकतंत्र का सीधा सीधा आशय है वह तंत्र लोगों के लिए और लोगों के द्वारा तैयार किया जाए। परंतु कालांतर में आज़ादी के बाद हमारे देश में जिस प्रकार लोकतंत्र पल्लवित हुआ, बढ़ा और कुछ दिनों से बाद लोकतंत्र की जो स्थिति आ रही है उसको हमें समझना पड़ेगा। लोकतंत्र में लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है। वो सरकार जो चुनी जाती है वो लोगों के लिए काम करती है और उसी को हम लोकतंत्र बोलते हैं। परंतु आज की स्थितियों में हमें देखें, क्या हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है या लोकतंत्र बचा हुआ है? जिन्हें हम चुनते हैं, जिन्हें हम अपना प्रतिनिधि के रूप में वोट देते हैं, वो क्या हमारे विचारों के अनुसार, हमारी आकांक्षाओं के अनुसार काम करते हैं? नहीं करते हैं। आज यह देखने में आ रहा है कि जिन्हें हम चुनते हैं, जिससे हम नाराज़ होते हैं, जिसके खिलाफ हम चुनते हैं, वो व्यक्ति उसी के साथ जाकर उसके पाले में बैठ जाते हैं, जिसको बोलते हैं बिक जाते हैं। और ऐसी स्थिति में लोकतंत्र के जो मानदंड हैं वो पूरी तरीके से कुचल दिए जाते हैं, पूरी तरीके से तबाह कर दिए जाते हैं, पूरी तरह से बर्बाद कर दिए जाते हैं। ये स्थितियाँ कुछ समय से लगातार देखने में आ रही हैं। जो बहुमत में नहीं होते हैं वो हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को खरीद कर, उनको अपने में हासिल कर उनको भय के साथ, उनको ग्लोब के साथ मिला लेते हैं और वो लोकतंत्र धीरे धीरे शून्य समाप्त होता चला जा रहा है। लोकतंत्र में जो निर्णय लिए जाते थे उनको देखने का काम न्यायपालिका के साथ होता था, क्योंकि लोकतंत्र और न्यायपालिका जैसे मैंने बताया एक दूसरे के पूरक हैं। आज हमारा जो लोकतंत्र है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है, भारत का लोकतंत्र, जिसको संचालित करने के लिए हमारे आज़ादी में जिन्होंने कुर्बानियाँ दी और उस कुर्बानी के बाद उन्होंने आज़ादी हासिल की और हमारे देश कैसा चले, देश का संचालन कैसा हो, इसके लिए उन्होंने एक संविधान की रचना की और उस संविधान के माध्यम से लोकतंत्र का संचालन होता रहा। उसी संविधान के माध्यम से न्यायपालिका भी संचालित होती है, उसी संविधान के माध्यम से कार्यपालिका भी संचालित होती है। 3 स्तंभ मुख्य रूप से कहे जाते थे, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। ये तीनों हमारे संविधान से संचालित होते रहे। पर जैसा कि मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि आज की डेट में, आज की स्थिति में इन तीनों की स्थितियां बहुत विपरीत होती चली गई हैं, संविधान के इतर जा रही हैं, संविधान के अलग चली जा रही हैं। आज हम देखें, जैसा मैंने लोकतंत्र के बारे में पहले बताया, आज लोकतंत्र और आगे बढ़ना चाहिए था, मगर लोकतंत्र को खतरे किससे हैं? लोकतंत्र के सामने चुनौतियाँ कौन सी हैं, ये देखना पड़ेगा। लोकतंत्र के सामने जो खतरे हैं सबसे ज़्यादा, वो सबसे पहला खतरा लोकतंत्र को सांप्रदायिकता से है, लोकतंत्र को खतरा है पूंजीवाद से है, लोकतंत्र को खतरा है सामंतवाद से है, लोकतंत्र को खतरा है जातिवाद से है, लोकतंत्र को खतरा है जो हमारी कुरीतियाँ हैं उनके माध्यम से फैलाए जाने वाले अंधविश्वासों से है। आज पूरी तरीके से सांप्रदायिकता और पूंजीवाद, जातिवाद का गठजोड़ मिलकर लोकतंत्र को बहुत तेज़ी से समाप्त करता चला जा रहा है। और कहने का लोकतंत्र है, लोकतंत्र का आशय यह नहीं होता है कि आप वोट देकर आए, आपके हाथ में स्याही लग गई, वो लोकतंत्र की निशानी है। पर वो उंगली में जो स्याही लगती है, वो उंगली जब उठाई जाती है, उस उंगली उठाने वाले को आज की डेट में
लोकतंत्र में सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार की नीयत के खिलाफ, सरकार के निर्णयों के खिलाफ जब हम लोकतंत्र में आवाज़ उठाने की जो उठाते हैं, आज वो उंगली जो हमने लोकतंत्र का चिन्ह जिस पे लगता था वो उंगली आज तोड़ दी जाती है और उंगली उठाने वाले को देशद्रोही, गद्दार और नाना प्रकार के क्या क्या उपमाएं दी जाती हैं। कुछ समय पहले सरकार की निर्णयों के खिलाफ, सरकार के नियम के खिलाफ, सरकार की नीति के खिलाफ और सरकार की नीयत के खिलाफ जो चीज़ लोग बात उठाते थे वो लोग जागरूक लोग कहलाते थे, उनका सम्मान किया जाता है कि सरकार की नीतियों का इन्होंने विरोध किया। ये लोकतंत्र की ताकत थी। लोकतंत्र में ऐसे लोग मजबूत होते हैं, वो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार के जो सही और गलत निर्णय हैं उनको सामने रखते हैं। परंतु आज यदि आप सरकार के खिलाफ कोई निर्णय लेने जा रहे हो तो सीधे जागरूक नागरिक नहीं हो आप भारत के नागरिक नहीं हो, आपको सीधे देशद्रोही बोल दिया जाता है, आपको सीधे गद्दार बोल दिया जाता है और आपको एक व्यक्ति को देश बनाकर पेश किया जा रहा है। उस व्यक्ति के खिलाफ बोलना यानी देश के खिलाफ है। लगातार ये प्रक्रिया कुछ वर्षों से चल रही है। दोस्तों, आज इसके सामने जैसे कि मैंने बताया कि हमारे लोकतंत्र की जो चुनौतियां हैं, आज लोकतंत्र के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। तेज़ी से जो हमारी अर्थव्यवस्था तबाह होती चली जा रही है, लोकतंत्र के सामने चुनौतियां हैं। अपराध जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जिस तरीके से अपराधी खुलेआम सत्ता में आकर सत्ताधीशों के साथ मिलकर पूरी चुनौती दे रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। लोकतंत्र के सामने धार्मिकताओं के जो उन्माद उठाए जा रहे हैं ये बहुत बड़ी चुनौती है। लोकतंत्र के सामने जातिवाद का ज्वर उठाकर जो लोगों को इकट्ठा किया जाता है और फिर आपस में लड़ाया जा रहा है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। सामंत और पैसे और पूंजी की दम पर लोकतंत्र को समाप्त करने की लगातार कोशिश की जा रही है। ये लोकतंत्र के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। आज लोकतंत्र के सामने बात आती तो उद्योग लगाने की बात आती, लोकतंत्र के सामने बात आती तो बेहतर शिक्षा की बात आती, लोकतंत्र के सामने बात आती तो हर नौजवान को काम की बात आती, लोकतंत्र के सामने बात आती तो बेहतर जीवन की बात आती। परंतु आज लोकतंत्र में जब इनके लिए हम बात करते हैं, इनके लिए जो भी बात करते हैं, तो बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है उस व्यक्ति की छवि किस प्रकार से बना दी जाती है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति के साथ लगातार जुड़कर लोग देश के लोकतंत्र को तबाह करने में लग गए हैं। आप भूल जाते हैं कि लोकतंत्र जब तक है तब तक आप सुरक्षित हैं। आज भलाई उस व्यक्ति के साथ आप जुड़े हैं, आज उस व्यक्ति के साथ आप लड़ रहे हैं, परंतु जिस दिन ये लोकतंत्र समाप्त हो गया उसके साथ आप नहीं खड़े रहेंगे, आप भी उसी के साथ रौंद दिए जाएंगे, आप भी शायद तबाह कर दिए जाएंगे, तब आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। दोस्तों और भाइयों, लोकतंत्र के साथ न्यायपालिका के एक चोली दामन का साथ होता है। न्यायपालिका हमारे संविधान में दी गई शक्तियों के साथ हर निर्णय को काम करती है, हर नियम को लगाती है, जो नियम सही है गलत है उसमें अपनी बात रखती है। परंतु बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि कुछ सालों में न्यायपालिका का जिस तरीके से क्षरण हो रहा है, जिस तरीके से न्यायपालिका या तो डर में है या न्यायपालिका लोभ में है। ये मैं नहीं कहता हूँ कि सारे लोग हैं, मगर इसके जो रुझान हैं, इसके जो क्रियाकलाप हैं वो देखने लगे हैं। आज कई जगह पर देखने पाया है न्यायपालिका खाप पंचायत का काम करने लगी है। यदि कोई महिला सिंदूर नहीं लगाती है, कोई महिला मंगलसूत्र नहीं पहनती है, तो ये उनके बीच का मामला है, मगर इसकी डिग्री दे रही है। क्या है ये तो खाप पंचायत हो गई। आज न्यायपालिका में ये देखने में आ रहा है कि जो अपराधी हैं, जमानत का कानून बना हुआ न्यायपालिका में, उनको जमानत दिया जाना ही। बस जमानत कैसे दी जा रही है? इतने 1000 रुपये फलाने ट्रस्ट में जाके जमा कर दो तो आपको जमानत मिल गई, फलानी LED जो स्वदेशी हो वहाँ पे लगा दो तो आपको जमानत मिल गई। सीधे आम जमानत बेची जा रही हैं, जबकि न्यायिक दंड शास्त्र यह बोलता है कि जब तक दोष सिद्ध न किया जाए हर व्यक्ति निर्दोष है। आज 65 मुकदमे जिसके ऊपर हैं वो व्यक्ति जमानत लेकर घूमता है, और वो व्यक्ति जो सरकार की नियति के खिलाफ काम करते हैं, सरकार के निर्णयों के खिलाफ काम करते हैं, सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और लंबे समय तक उनको जेल में बंद कर रखा जाता है। यह न्यायपालिका का दुरुपयोग है। दूसरी बात ये देखने में आ रही है, न्यायपालिका के जो हमारे न्यायमूर्तिगण हैं, जब तक वो
पद पर रहते हैं तब तक वो न्यायपालिका की कमियों को, न्यायपालिका की गर्मियों को और न्यायपालिका का जो क्षरण हो रहा है उस पर कोई बात नहीं करते हैं। जिस दिन वो सेवानिवृत्त होते हैं उस दिन न्यायपालिका की सारी चीज़ इनको बुराइयाँ इनको सामने नजर आने लगती हैं। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय के 4 न्यायमूर्तियों को जनता की अदालत में आकर अपनी बात रखना पड़ी। जब न्यायमूर्ति जनता की अदालत में जाते हैं तो फिर जनता के सामने कौन सी अदालत बच जाती है, एक बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है। इसका मतलब सीधे सीधे है कि हमारा न्यायपालिका जब डर जाती है, इसका मतलब है कि लोकतंत्र हमारा खतरे में पड़ चुका है। इसका मतलब है कि न्यायपालिका के जो न्यायाधीशगण हैं वो जिस कानून के हिसाब से काम करना चाहिए उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। और ये देखने में आता है कि जहाँ हमारे न्यायमूर्ति जो कल तक जिनके सामने सब खड़े होते थे, सलाम ठोकते थे घुसने के साथ, वो न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त होने के बाद उनको कहीं ना कहीं व्यवस्था कर दी जाती है, कहीं ना कहीं पद में दे दिया जाता है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी संवैधानिक स्थितियों में उनको ला दिया जाता है। ये चीज़ भी लोकतंत्र और न्यायपालिका दोनों के लिए बहुत खतरनाक स्थिति में होती जाती है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे श्रम कानूनों को हमारी श्रम विरोधी सरकार ने जितना नुकसान नहीं पहुंचाया है उससे ज़्यादा वो हमारे न्यायालयों के आदेशों से श्रम कानूनों को समाप्त किया गया है और ये स्थिति लगातार चलती चली आ रही है। आज श्रम कानून नाम मात्र के बचे हुए हैं, जिनके आधार पर जो श्रमिक है, जिनके लिए कानून बनाए गए हैं, वो अपना संरक्षण नहीं कर पाते हैं, उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। लंबी स्थितियों का प्रभावित हो चल रही है। जो हमारे उपभोक्ता कानून बनाए गए हैं उन उपभोक्ता कानूनों को हम देख रहे हैं, उनका लाभ उनको उस रूप में प्राप्त नहीं हो पा रहा है। सीख एवं सरल न्याय की जो अवधारणाएं थीं वो अवधारणाएं धीरे धीरे लगभग पूंजी के दम पर दम तोड़ती नजर आ रही हैं। फिर भी आज भी आदमी के पास, आम व्यक्ति के पास आखिरी उम्मीद जो बचती है वो न्यायपालिका ही बचती है। इसलिए दोस्तों और भाइयों, हमें यदि लोकतंत्र को बचाना है तो हमें न्यायपालिका को बचाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आज जिस तरीके से लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, लोकतंत्र में जिस प्रकार पूंजी का प्रवाह बढ़ाया जा रहा है, लोकतंत्र में जिस प्रकार बाहुबल प्रवेश हो रहा है, लोकतंत्र में जिस प्रकार धन का प्रवाह हो रहा है, लोकतंत्र में जिस प्रकार धार्मिक उन्माद का प्रभाव हो रहा है, लोकतंत्र में जिस प्रकार जातिवाद का प्रभाव हो रहा है, उसका परिणाम ये होता है कि एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनकर नहीं आता है। जो जनप्रतिनिधि लोकतंत्र की रक्षा कर सके, जो व्यक्ति धन के दम पे चुनकर आएगा वो धन के लिए काम करेगा, जो धर्म के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर आएगा वो सांप्रदायिक शक्तियों के लिए काम करेगा, जो व्यक्ति सामंतवाद के आधार पर आएगा वो उसके लिए काम करेगा, जो जाति के आधार पर आएगा उनके काम करेगा। मेरे भारतीयों के लिए कौन काम करेगा? क्योंकि मेरा जो भारतीय है वो धर्म उसका बाद में है, भारत तो पहले है, जाति उसकी बाद में है, भारत वो पहले है। परंतु दुर्भाग्य से इस बात को है कि मेरे इस भारत को धर्म के आधार पर, मेरे इस भारत को जाति के आधार पर, मेरे इस भारत को पूंजी के आधार पर लगातार दिन प्रतिदिन खंडित किया जा रहा है। दिन प्रतिदिन हमारे भारत की लोकतंत्र की छवि को खराब किया जा रहा है। और मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं होता है कि आज इसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान है, जो पूरी तरीके सत्ता के इशारे पर सच्चाई को छिपाकर झूठ को परेशने की कोशिश कर रहा है। इसलिए दोस्तों और भाइयों, हमें आज भी निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई मसीहा, कोई देवदूत आपके सामने आपके लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं आएगा। ये ताकत आपके पास ही है। ये ताकत एक क्षण की होती है, जिस दिन आप वोट देने जाते हो, जिस दिन मुहर लगाते हो या जिस दिन आप बटन दबाते हो, बस उतना क्षण रहता है जिससे आप अपने भविष्य को, अपने देश के भविष्य को, अपने समाज के भविष्य को, अपने प्रदेश के भविष्य को, अपने परिवार के भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को बचा सकते हो। परंतु उस समय तक आपके सामने इतने प्रलोभन, इतनी आपकी आंखों के सामने स्थितियां रख दी जाती हैं, विज्ञापनों की रख दी जाती है, उपहारों की रख दी जाती है,
योजनाओं को, लाभों को रख दी जाती है कि आप उस समय निर्णय करना भूल जाते हैं कि पिछले 5 साल तक आपको केंद्रों ने सताया था और वो आपसे किस प्रकार से मतदान के नाम से आपको प्रलोभित करके आपको खरीद कर ले लेते हैं और उसका परिणाम आने वाले 5 साल तक हमें भुगतना पड़ता है। दोस्तों और भाइयों, न्यायपालिका के संबंध में आप देख रहे हैं आज न्यायपालिका में भी बड़ी विवाद की स्थितियां बनी हुई हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्तियां कैसे हों, उनकी योग्यताओं के पैमाने क्या हों। बोलने की आवश्यकता नहीं है कि आज न्यायपालिका में ज़्यादातर देखने में आया है कि पूरी तरीके से भाई भतीजावाद हावी रहता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लोग ही न्यायपालिका में न्यायमूर्ति के रूप में सुशोभित होते चले आ रहे हैं। इसमें प्रतिभा और गुण दोष का कोई स्थान ही नहीं होता है, देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि क्या उसके मापदंड होंगे, ये कोई व्यवस्था नहीं है। संविधान में सिर्फ ये लिखा है कितने साल की प्रैक्टिस होना चाहिए, इतने साल की होना चाहिए, वो हो जाता है और उस पर नियंत्रण करने वाली कोई स्थितियाँ नहीं होती हैं। जो परिस्थितियाँ संविधान में बनाई गई हैं वो इतनी कठिन है कि जो न्यायमूर्ति जिसके खिलाफ कभी आवाज़ उठती है उसको संसद में महाअभियोग ला के सिद्ध करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कालांतर में देखना आया है कि जिस पे महाअभियोग चलाए गए उसको किस प्रकार से बचाया गया। कोई इसलिए बताता है कि वो हमारे क्षेत्र का है, कोई इसलिए बताता है कि हमारे धर्म का है, कोई इसलिए बताता है कि हमारी जात का है, और इस प्रकार से वो जो हमारे संवैधानिक व्यवस्थाओं का खंडन करते हैं, हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं को जो लोग उड़ाते हैं, हमारी संविधान व्यवस्थाओं को लोग तहस नहस करते हैं, वो लोग फिर बच जाते हैं। आज कानून बना दिया गया है कि लोकतंत्र में अपराधी लोग प्रवेश न करें, लोकतंत्र में कानून बना दिया गया है कि अच्छे लोग आएँ, परंतु दूसरी तरफ जिस प्रकार पूंजी का प्रवाह होता है, जिस प्रकार पैसों की बहाव होता है, उस समय एक अच्छे लोग चुनाव से डरने लगे हैं, अच्छे लोग चुनाव में भाग नहीं लेना चाहते हैं। आज राजनीति की जब बात करते हैं तो बोलते हैं अरे आप राजनीति करने लगे हो। राजनीति गाली के बतौर प्रयोग की जाने लगी है। नेता शब्द जो सुभाष चंद्र बोस के साथ लगता था, नेताजी के रूप में पहलाया जाता था, आज वो सुभाष चंद्र बोस के साथ नेता वाले वाला शब्द है, जब बात बोलते हैं वो नेता गाली के बतौर हो गया है। ये स्थितियाँ क्यों निर्मित हुई, ये स्थितियाँ किस कारण से निर्मित हुई, इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं, वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो अपने वोट के महत्व को नहीं पहचान सके, अपने वोट की ताकत को नहीं पहचान सके। क्योंकि आपका वोट जो गरीब का वोट है, जो चपरासी का वोट है, जो राष्ट्रपति का वोट है और जो सबसे धनी व्यक्ति का वोट है, दोनों की ताकत बराबर है, परंतु हम अपनी इस ताकत को नहीं पहचान पाए हैं, हम अपने इस वोट को नहीं पहचान पाए हैं। इसलिए किसी न किसी तरीके से हमारे वोट को खरीदने की कोशिश लगातार की जा रही है और हम लगातार बेचते चले आ रहे हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि लोकतंत्र और न्यायपालिका का जो मुझे विषय दिया गया है, इसलिए लोकतंत्र को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। ये तभी बन सकता है जब हम भरपूर मतदान में प्रयोग करें, सरकार की सही नीति का समर्थन करें और गलत नीति है तो पुरजोर तरीके से विरोध करें। किसी के इंतज़ार में मत बैठे रहें कि कोई व्यक्ति आएगा वो विरोध करेगा, हम सिर्फ लाभ लेने बस के लिए। आंदोलन आप करिए, लाभ हम लें। जब तक इससे आप बाहर नहीं निकलेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर लोकतंत्र के रक्षकों के साथ नहीं खड़ेंगे, तब तक लोकतंत्र को नहीं बचा सकते हैं। और जो लोकतंत्र के रक्षक हैं, यही लोग न्यायपालिका को बचाना चाहते हैं, यही लोग न्याय को सब तक पहुंचाना चाहते हैं, यही लोग सस्ता सरल सुलभ न्याय देना चाहते हैं, यही को बढ़ाना चाहते हैं, यही लोग हर व्यक्ति को चाहते न्याय मिल सके, यही लोग भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की बात करते हैं, यही लोग सांप्रदायिकता को ख़त्म करने की बात करते हैं, यही लोग पूंजीवाद को ख़त्म करने की बात करते हैं, और यही लोग शोषण विहीन समाज की स्थापना देखने की बात करते हैं, यही लोग भगत सिंह के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, यही लोग बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, यही लोग महात्मा गांधी का भारत बनाना चाहते हैं। यही लोग हैं, वो लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, जिन्हें विभिन्न नई नई उपाधियों से, नई नई गालियों से, नए नए अलंकारों से वो लोग अलंकृत कर रहे हैं, उपाधित कर रहे हैं, उपमित कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के दुश्मन हैं, जो न्यायपालिका के दुश्मन हैं, जो मानवता के दुश्मन हैं, जो भाईचारे के दुश्मन हैं, जो मेहनत करने वालों के दुश्मन हैं। उसका परिणाम हमने अभी देखा है कि
जो लॉकडाउन के पीरियड में किस प्रकार से मेहनत करने वाले लोगों जो भारत के नागरिक थे, पहली बार उन नागरिकों को प्रवासी मजदूर का दर्जा दिया। प्रवासी का मतलब होता तो जो अपना देश छोड़ के चले जाए, एक स्थान से दूसरे चले जाने स्थान पर चलने वाले प्रवासी हो गए, मजदूर का दर्जा दिया गया। और उनके लिए भी लंबी लड़ाई उन्हीं ने लड़ी है, आवाज़ उन्हीं ने उठाई है जो आज लोकतंत्र बनाना चाहते हैं, जो आज न्यायपालिका को बचाना चाहते हैं, वो आपके भविष्य को बचाना चाहते हैं, वो देश की आज़ादी को बचाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानी दी थी, और ये वो लोग हैं जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा था, वो लोग हैं जो काल कोठरियों में थे। और आज आज़ादी उनसे खतरे में है जो अंग्रेज़ों के वफादार थे, जो अंग्रेज़ों के मुखबिर थे, जो अंग्रेज़ों के गवाह थे। आज आज़ादी उनसे खतरे में है, आज लोकतंत्र उनसे खतरे में है, आज न्यायपालिका उनसे खतरे में है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसको पहचानना होगा, अपने बच्चों को समझाना होगा कि वो सांप्रदायिकता के बहाव में ना बहें, वो पूंजीवाद के प्रवाह में ना जाएं, वो जातिवाद के बहकावे में ना आएँ, और वो आएँ तो भारत के संविधान जो सारे धर्मों से हटके एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें पूरे भारत कैसे चलेगा, हमारे आज़ादी के लोगों का संघर्ष उसमें है, आज़ादी के लोगों की सोच उसमें है, उनका वो लक्ष्य उसमें है कि हमारा भारत कैसे हो सके। उस पर विश्वास करने वाले लोग आएँ, उस पर पढ़ने वाले लोग आएँ, जो किसी को रंग ना पहचाने, जो किसी को लिंग न पहचाने, जो किसी को जाति से न पहचाने, जो किसी को धर्म से न पहचाने, जो किसी को क्षेत्र में न पहचाने, जो इंसान को इंसान के रूप में पहचाने, मानवता के रूप में पहचाने, भाईचारे के रूप में पहचाने और भारतीयता के रूप में पहचाने। ऐसे भारत का हम स्वप्न देखेंगे, ऐसे भारत के लिए हम संघर्ष करेंगे तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, हमारी न्यायपालिका मजबूत होगी, और हमारे लोकतंत्र में ऐसे लोग आएंगे, अपराधी भागेंगे, सांप्रदायिक भागेंगे, पूंजीवादी भागेंगे, लोकतंत्र को खरीदने वाले भागेंगे, न्यायपालिका को खरीदने वाले लोग भागेंगे। इनको परास्त करने की जिम्मेदारी हमारी है, हम सब की है। और हमारे बिहार के साथियों को एक बार पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ, एक बार पुनः उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, एक बार पुनः उनको क्रांतिकारी अभिवादन देता हूँ कि उनके फेसबुक में मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला। मैं चाहता हूँ कि यदि हमारे जो दर्शकगण हैं, जो चीज़ इसमें देखना चाह रहे हैं, उनके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, वो बात को रख सकते हैं।